हेलो फ्रेंड्स, और आज हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आज हम करेंगे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 30 क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूँ कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं सीटेट के लिए, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने वो ही टॉपिक्स पढ़े हैं जिनसे 30 क्वेश्चंस अपने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चंस की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है। तो देखिए, जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो पहला है कानून एवं व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था वाला यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। आज्ञा पालन का मतलब होता है कि हम किसी को आज्ञा दे, वो हमारा कहना माने। अच्छा होने का मतलब है एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की। और आदान प्रदान का मतलब है लेना और देना। तो क्वेश्चन से साफ समझ में आ रहा है कि पहले दिन टिफिन दिया है, अगर दूसरे दिन वो टिफिन मांग रही है तो कहीं ना कहीं आदान प्रदान हुआ है। यहाँ हम बात कर रहे थे लॉरेंस का, जो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, उसकी बात हो रही है। उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं, 6 प्रवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये वाला जो टॉपिक है आपको ढंग से करवाया, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाएं। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो प्रारूपिक विशेषताएं, यानी कि जो पहले से जो विशेषताएं चली आ रही हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो बाहर के काम है वो पुरुष करेंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी। और आज भी बहुत परिवारों में, बहुत लोगों में और जो गाँव में आज भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन सामान्य अवधारणा को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे उनको रूढ़िवादिताएं। जैसे हमने जो लैंगिक जो पूर्वाग्रह का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लैंगिक विभेदताएं, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक जो रूढ़िवादिताएं, उन तीनों को अलग अलग शब्दों में समझा था। तो यहां हम बात करेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों में कार्य करती है। तो देखिए, जब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था रूढ़िवादिता, यानी कि जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही हैं। तो पहले से जो परंपराएं चली आ रही थी वो यही थी कि जो बाहर के लोग हैं वो घर का काम करेंगे, ठीक है, और जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगे। बाहर के लोग हैं वो बाहर का, मतलब जो आदमी है वो बाहर का कार्य करेंगे और जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन को पढ़िए कि पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि कर रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे, इसमें पक्षपात नहीं हो रहा है, इसमें रूढ़िवादिता को समाप्त किया जा रहा है, यानी कि जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही है उनको कहीं ना कहीं समाप्त किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे, यानी कि बच्चे का जो वर्तमान स्तर है, ठीक है, उससे उसको ऊपर भेजा जा रहा है तो उसको हम कहेंगे खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो जो हमारे जीन पियाजे हैं वो संज्ञानवादी हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी कि संवेदी, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक। तो देखिए, अगर हम यहाँ अलग अलग बात पे जाए तो पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा तर्क कर रहा है। तो तर्क हमारी 2 अवस्थाओं में था, या तो मूर्त में या अमूर्त में। ठीक है, अगर हम मूर्त की बात करें तो वह हमारा आगमनात्मक तर्क होता है, जबकि हम अमूर्त की बात करें तो वह हमारा निगमनात्मक तर्क होगा। जो हमारी संवेदी पेश है, जो अवस्था थी 0 से 2 की, उसमें बच्चा अपने जो 5 सेंसेस होता है उनसे काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना। तो देखिए, जब मैंने वाइगोत्स्की को पढ़ाया था, कोहलबर्ग को पढ़ाया था, जीन पियाजे को पढ़ाया था, तो मैं स्पष्ट उसमें एक चीज़ थी कि जहाँ भी सोशल कल्चर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक नाम एक साथ आए वहाँ हमारे लेव वाइगोत्स्की होंगे। आंख बंद करके हमें लेव वाइगोत्स्की को आंसर टच करना है। ओके, इसमें हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखिए,
ऐसे जो ऑप्शन है, उन ऐसे जो क्वेश्चंस है, जब हम उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें लास्ट में यह चीज़ देखनी है कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये हम एक माइनर जो मिस्टेक होती है वो हम करते हैं, ठीक है, वो हम सब करते हैं, मतलब तो ये हमें बाद में जब पेपर दे देते हैं उसके बाद में हमें समझ में आते हैं। तो हम हमारे ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हम ऑप्शंस में वो चीज़ पकड़ेंगे जिन ऑप्शंस को हम इजीली कट कर सकते हैं। तो जहां अपने नेगेटिव जो वर्ड टैग वर्ड्स पढ़े थे, जैसे उसमें आया केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, तो केवल जहां शब्द आ गया वहां ऑप्शन को कट कर दो। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को कट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बचे। तो पहला ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हतोत्साहित जब शब्द है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को अगर हमें नहीं भी आ रहा है और हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम उन क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। तो इसमें हम आंख बंद करके जो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो बात करें हमारे हार्वर्ड गार्डनर की, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे पूरा बुद्धि का चैप्टर पढ़ लीजिए, चाहे आप अकेले हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ लीजिए, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर से आज तक ऐसा कोई किसी भी ईयर में कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। तो पहली बात तो शब्द पे जाइए, तार्किक और गणितीय, यानी कि इसमें गणित से संबंधित जहाँ ऑप्शन आ रहा है वही हमारा ऑप्शन होगा। हम इसको विस्तार रूप से यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का मैंने वीडियो बनाया हुआ, वहाँ आप देखना, आपको पूरा एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ध्वनि ताल हमारे संगीतात्मक से संबंधित है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा था कि जो बुद्धि होती है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। बुद्धि कोई एक तत्व से मिलकर नहीं बनी होती, बुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकार के अस्तित्व होते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने जो बुद्धि की बात की है वो की है तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर, यानी कि उन्होंने जो सैद्धांतिक पैटर्न को खोजना, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता को संवेदनशील तरीके से बताया है, ठीक है। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर 4 में जाएंगे, क्वेश्चन 8 में ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा आदतें, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करता है और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है, तो उसे हम क्या क्या कहेंगे। तो देखिए, जहां व्यक्ति जिम्मेदार और क्रियाशील बन रहा है और समाज के लिए बन रहा है, तो हम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर समाजीकरण के साथ जाएंगे, यानी कि जो हमारा 9th का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, क्वेश्चन उठा के देखिए कि इसका सीधा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जैसे आनुवांशिकता गुणा में पर्यावरण, इस टाइप से। तो जो पहला ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। नहीं, अकेली वांशिकता कभी भी जो होता है वो ना तो विकास को प्रभावित करते हैं ना तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के, क्योंकि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं वो हमारे पर्यावरण के कारण भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हम आनुवांशिकता के कारण ही हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हो। जैसे हम सपोज करें कि एक बच्चा केरल का है और एक बच्चा जयपुर का है, तो उनमें भी काफ़ी जो है वो भिन्नताएं देखी जाएंगी, ठीक है। उस बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी, अपने बच्चे को मारवाड़ी बहुत अच्छी आएगी। तो मान लो अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पुटअप कर रहा है टीचर, तो वो बच्चा पहले बता देगा। इसलिए जो बुद्धि के जो हमारे जो काफ़ी जो मतलब किए थे टेस्ट वगैरह, वो इसलिए मान्य नहीं किए थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं वातावरण को प्रभावित कर रहे थे। तो हमारी बुद्धि भी कहीं ना कहीं वातावरण को प्रभावित कर रही है और हमारा विकास भी कहीं ना कहीं बुद्धि को इसको विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ प्रगतिशील हो रही है यानी कि वह बच्चा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। और जहां अपना बच्चा क्रिया कर रहा है वहां हम कहेंगे निष्क्रिय रूप तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा NCF है या हमारा NEP 2020 है वह हमें कहते हैं कि बच्चों को खोजी विधि का उपयोग करके और बच्चे को सक्रिय रखना है, ठीक है। तो निष्क्रिय जहां हमारा ऑप्शन होगा वहां हम क्वेश्चन को ऑप्शन ही एक बार के लिए काट देंगे ताकि हमारे अगले ऑप्शन, हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचे। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाना, यानी कि जो बच्चे ने सीख रखा है उसी ज्ञान को बार 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 दोहराएंगे तो एक टाइम बाद में बच्चा उस चीज़ से नीरस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो जाएगा। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाए, निर्देशों की कोई बात नहीं होती भाई, जरूरी नहीं है कि हर निर्देश सही हो, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, यानी कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ठीक है। और ऐसा हमारा रचनावादी भी कहते हैं। हमारे रचनावादी कौन है, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की।
अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि CCE क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या है। तो CCE का मतलब होता है कि भैया जो भी बच्चे की सारी प्रगति, यानी कि बच्चे ने जैसे शैक्षिक क्षेत्र या गैर शैक्षणिक क्षेत्र, चाहे स्कूल के बाहर चाहे स्कूल के अंदर, यानी कि टीचर ने अलग अलग जो है, जैसे पोर्टफोलियो है, जैसे हमारे स्केलिंग रेट है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी जो हैं आजकल काफ़ी विधियां बनाई हुई हैं मूल्यांकन की। जब आप प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखिएगा। तो केवल संरचनात्मक आकलन बिल्कुल भी नहीं, केवल तो शब्द ही कट करेंगे हमने, ये बात पहले भी, और आधे क्वेश्चन हम ऐसे ही हल कर लेंगे। ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक, ऐसा नहीं है भैया, ये तो दोनों का योग है, ठीक है, संरचनात्मक का भी और संकलनात्मक का भी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ठीक है। और देखिए मूल्यांकन से फैक्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी हर पेडागोजी में भी है और हमारी स्पेशल साइकोलॉजी में भी 30 नंबर में भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो आप मान के चलिए कि जैसे इसके जो पूरे क्वेश्चन होंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चाहे वो रचनात्मक आकलन पे हो चाहे वो संकलनात्मक आकलन पे, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव की हम बात करें, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो एक बार आप ये जो टॉपिक्स है इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के जो लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामी रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर समाज में ऐसी चीजें हो रही हैं और अगर हम भी उनको देख रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की प्रगति में कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को कट कर दीजिए आप। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करवानी चाहिए, ठीक है। प्रतियोगिता अपने आप में ठीक है, एक शब्द एक स्तर तक ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रतियोगिता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता होती है वह बच्चे में भेदभाव को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए सभी बच्चों की अपनी अपनी रुचि होती है, कुछ बच्चों की पढ़ाई में भी होती है, कुछ बच्चों की देखिए खेल में भी होती है, कुछ बच्चों की संगीत में भी होते हैं, कुछ बच्चों की एक्टर बनने में भी होती है। तो अब सब तो IAS नहीं बन रहे ना, ऐसे तो देखो कोई एक्टर भी बन रहा है, कोई बॉक्सर भी बन रहा है, कोई क्रिकेटर भी बन रहा है, ठीक है, कोई स्वीपर भी बन रहा है, सबकी अपनी अपनी रुचि है, ठीक है। तो यही हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमें कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा की हमने बात की थी, तो जो हमने कहा था कि मतलब समानता एवं जो समता का विस्तार, मतलब जो होता है विस्तार, ठीक है, यानी कि बच्चों को एक ही कक्षा में एक चार दीवार के अंदर जो समान बच्चे हैं, भिन्न भिन्न जो मतलब अधिगम ऐच्छिकता वाले बच्चे हैं, उनको एक ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, उनके हिसाब से विधियों को यूज करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को ना पढ़ते हुए उन ऑप्शनों को कट करेंगे जहाँ पे केवल शब्द आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 को तो देखो पहले ही कट कर दो। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, देखिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, कुछ हद तक ठीक है, भी करना चाहिए। उसके बाद आई बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, नहीं, ये हमारा ना तो NCF कहता है ना ही हमारा साइकोलॉजी कहता है कि कभी भी बच्चों को वर्गीकृत करना ही नहीं चाहिए। अब बच्चे ऑप्शन 1 और 2, तो हम ऑप्शन 1 और 2 में जाएं तो देखिए फ्रेंड्स, सब बच्चों में अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो अशक्त अधिगम बच्चे हैं वो कुछ सीख नहीं सकते, उनमें उनकी टाइप की एबिलिटी होगी, वो अपनी टाइप की क्षमता से सीख सकते हैं। हम 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वह है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि एक जो बच्चा है वो क्लास में पढ़ाई के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई कर रहा है, निम्न स्तर की शब्दावली कौशल है और पहले पढ़े हुए पाठ को समझ के याद करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करें तो देखिए, एक स्वलीन विद्यार्थी क्या होता है, सृजनात्मक विद्यार्थी के गुण तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सृजनात्मकता को आप बिल्कुल सृजनात्मकता यहाँ बिल्कुल काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि सृजनात्मकता के बच्चे की ये गुण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रही बात दूसरी, अगर हम बात करें स्वलीन विद्यार्थी की,
तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सृजनात्मक विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल भी। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे और मानसिक क्षति वाले बच्चे, तो देखिए अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं जिनमें किसी ना किसी प्रकार का अधिगम करने में वो कठिनाई को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मानसिक क्षति हुई है तो देखिए मानसिक जो क्षति हुई है कहीं ना कहीं पूरे उसके शारीरिक उसको प्रभावित करती है। तो उसके बाद इसमें जो हम ऑप्शन नंबर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वह है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार में से बता सकता है, संबोधित कर सकता है, ठीक है। यानी कि समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग, ठीक है, वाले अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से कर सकता है। तो देखिए आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल। देखिए रटना एक नेगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन को यहीं काट दो। विद्यार्थियों को निर्देश देने के रूप में एक तरीका का प्रयोग, देखिए निर्देश देना, निर्देश में पीछे भी जब हमने क्वेश्चन कहता है निर्देश कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, ठीक है। टीचर अपने निर्देशन में कार्य करवा सकता है बच्चे, लेकिन निर्देश देना एक अलग बात होती है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी नकल करने पर दबाव डालना, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4 कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट जो अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद बात आई हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। बात हो रही है सृजनात्मकता की। अब सारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को तो आंख बंद करके यहीं काट दो। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करते तथा मूल विचारों को महत्व देकर, पॉजिटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने देखा हतोत्साहित के तो दोनों पॉइंट। अब बचे ऑप्शन नंबर 2, एक तो 1 और एक 3। अब सारी चिंतन पर बल देकर और अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर यहाँ हम बात करें तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्योंकि वो हमें ज़्यादा ठीक लग रहा है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, ठीक है। यानी कि सार्थक अधिगम, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। पुरस्कारों से अपन बच्चों को कब तक अभिप्रेरित करके पढ़ा सकते हैं। निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, देखिए वैसे तो बात करें तो व्याख्यान विधि अच्छी भी नहीं है, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जहां हम अगर सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो हम 6 से 8वीं कक्षा की बात करेंगे, तो 6 से 8वीं कक्षा के लिए तो व्याख्यान विधि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी विधि है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षय में अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आंख बंद करके कट कर दो। क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, बिल्कुल ऑप्शन कट कर दो। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सीमित रखना, बिल्कुल कट कर दो। यानी कि आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, वहां पे आपको इन टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, वहां पे मैंने जो वीडियो है वो जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स के करवाए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो आपके है ना 30 में से 10 क्वेश्चन तो उन वर्ड से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। जोर दिया है नहीं है। बच्चों की अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए आंख बंद करके ये तो बिल्कुल है, ये तो सबसे अच्छी है। प्रयोग एवं प्रयोगक्षण, बिल्कुल प्रयोग विधि सबसे। संवाद एवं परिचर्चा, बिल्कुल अच्छी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, जब पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था तो उसमें जब ज्ञान का दोहरान हो रहा था तो हमने उस ऑप्शन को कट किया था। देखिए आप रिलेट करके एक बार थोड़ा सा पढ़िए। तो इसमें हम करेंगे कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। 20 में ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है। यानी कि जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर,
बिल्कुल, ये कोई समाधान नहीं है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें डाँट कर बिल्कुल भी नहीं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, क्योंकि जहाँ मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं यानी कि हम बच्चे की मन की बात को जान रहे हैं, यानी कि हम व्यवहार का विज्ञान पढ़ रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, जहाँ हम व्यवहार का विज्ञान पढ़ रहे हैं वहाँ हम उनकी अरुचि और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें जाएँगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो डालूंगी, उसमें मैं स्पेशल जो संरचनावादी है ना अपने, उन दोनों की बात करूंगी, तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमारे संरचनावादी हैं वो यही कहते हैं विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, ना तो अनुबंधन हमारे व्यवहारवादी मानते हैं, ठीक है। और दन जो भी हमारे व्यवहारवादी मान रहे हैं, जैसे हमारे स्किनर ने जो पुनर्वलन दिया है उसमें माना है उन्होंने यंत्रवत याद करवाना। यह हमारा जो पावलोव है, पावलोव का जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें कई यंत्रवत याद करने की जो कही गई है, बात कही गई है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 23 की। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वह है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप पहले संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, खारिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो थर्ड ऑप्शन है, अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, और डांटना भी नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार 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 बोल रही हूँ और मैं फिर बोलूंगी कि हमारे 60% क्वेश्चंस तो अगर हम टैग वर्ड्स को पकड़ते हैं ना तो वहीं से ही हमारे हल हो रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दिशीय होते हैं, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय होते हैं, संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, और द्विदिशीय होते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो हम एक ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। एक दिशीय होते हैं और संवेग जो होते हैं वो हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम लर्निंग है, जो मैंने परसों ही आपको अधिगम पढ़ाया है, उसमें ये जो चारों कारण है ये मैंने स्पष्ट अलग अलग लिखे हुए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आंख बंद करके हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। यानी कि सार्थक संरचना यानी कि ज्ञान का निर्माण हो, यानी कि अगर इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के साथ जाएं हम, तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण कराना, बिल्कुल स्मरण कराना, देखो कोई ऑप्शन, पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल भी नहीं, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया संबंध बिल्कुल भी नहीं। जब सार्थक संरचना निर्माण हो रहा है ज्ञान का, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं बच्चा समाज से पारस्परिक क्रिया कर रहा है, और हम जाएंगे हमारे वाइगोत्स्की के साथ। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। लेकिन वो इस क्वेश्चन को आप पढ़े कि वो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई भौतिक यानी कि कोई चीज है जो उसके अंदर उस चीज का विकास हो चुका है, उसको लगता है कि पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वो उस कार्य को कर रहा है। तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो बाल्यावस्था की बात करें तो देखिए, बाल्यावस्था हमने पढ़ी थी, और उसमें देखिए अब यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालिक सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और यह उन्हें सभ्य बना देता है। अरे भैया, ऐसा तो बिल्कुल, ऐसे ऑप्शन तो दो ही मत। यह कि बच्चा शून्य से शुरुआत करता है और गुण पूर्णतः परिवेश के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। बाल्यावस्था में कहाँ से शून्य से हो रहा है बच्चा तो उस बाल्यावस्था तक तो आ चुका। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 2 बचे। तो देखिए, हम इसमें ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। तो हमारा 28 का जो क्वेश्चन उसका होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्य अवस्था की विशेषता है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था, तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक गति तो बहुत तेज नहीं होती है, वो तो रुक जाती है। अमूर्त रूप से सोचना किशोर अवस्था में होता है, इसको भी कट कर दो।
बच्चे तार्किक के मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल मूर्त रूप से हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे पियाजे की जो 4 अवस्थाएं थी, उसमें जो तीसरी अवस्था उसमें वो मूर्त रूप से सोचता है। और संवेदी एवं चालक, ये तो संवेदी पेशे जो अवस्थाएं हैं उसमें है। तो इसमें आंख बंद करके हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो देखिए यह इसकी प्राथमिक एजेंसियां हैं। और अभी समाजीकरण के ऊपर मैं आज या कल में एक वीडियो डालूंगी जिसमें प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे, समाजीकरण की बात करेंगे, जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हमारे और रह गए फ्रेंड्स, हम उनकी बात और करेंगे। और आप इस पेपर को जरूर निकालिए जाएगा, देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।